ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल और आर्टिकल ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। समान अवसर की मांग करता व्यापार जगत, ये राहुल गांधी के द्वारा लिखा जा रहा है आर्टिकल। और राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, वेंकटेश चंद्र बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज कुचल दी थी। यह आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। कंपनी ने हमारे राजा महाराजाओं और नवाबों की साझेदारी से उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत पर शासन किया था, और उसने हमारी बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित कर लिया था। हमने अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हाथों नहीं गंवाई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम के हाथों खो दिया जो हमारे देश में दमन तंत्र को चलाता था। कंपनी ने प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी और वही तय करने लगी कि कौन क्या और किसे बेच सकता है। कंपनी ने हमारे कपड़ा उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी नष्ट कर दिया था। मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी द्वारा कभी कोई अनुसंधान किया गया। मुझे बस यह पता है कि कंपनी ने एक क्षेत्र में अफीम की खेती पर एकाधिकार हासिल किया और दूसरे में नशा करने वालों का एक बाजार विकसित कर लिया था। और जब कंपनी भारत को लूट रही थी तब उसे ब्रिटेन में एक आदर्श कॉरपोरेट निकाय के रूप में दर्शाया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही सैकड़ों साल पहले खत्म हो गई हो, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वह आज भी फिर से दिखाई देने लगा। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने इसकी जगह ले ली। परिणाम स्वरूप जहां भारत में हर किसी के लिए असमानता और अन्याय बढ़ता जा रहा है, वहीं यह वर्ग अकूत धन एकत्रित करने में लगा है। हमारी संस्थाएं अब हमारे लोगों की नहीं रही हैं, वे एकाधिकारवादियों के आदेश मानती हैं। आज लाखों व्यवसाय तबाह हो गए हैं और भारत युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में असमर्थ है। भारत माता अपने सभी बच्चों की मां है और उसके संसाधनों और शक्ति पर कुछ चुनिंदा लोगों के एकाधिकार और बहुजनों की उपेक्षा ने गहरी चोट पहुंचाई है। मैं जानता हूं कि भारत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली और अग्रणी व्यवसायी एकाधिकारवादी से डरते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं जो फोन पर बात करने से डरते हैं? क्या आप आयकर, CBI, ED के छापों का सामना करने से डरते हैं और वे आपको अपना व्यवसाय बेचने के लिए मजबूर करेंगे? ED की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्या आपको डर है कि जब आपको सबसे अधिक जरूरत हो तब वे आपको पाई पाई का मोहताज कर देंगे, या वे आपको फंसाने के लिए अनायास ही नियम बदल देंगे? इन पारिवारिक समूहों को व्यवसाय की संज्ञा देना गलत है। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना किसी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, उनकी मूल क्षमता उत्पादों, उपभोक्ताओं, विचारों में नहीं बल्कि शासकीय संस्थाओं, नियामकों और निगरानी पर नियंत्रण रखने की है। ये नियंत्रित करते हैं कि भारतीय क्या पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और कहते हैं। आज सफलता का निर्धारण बाजार में प्रदर्शन पर नहीं बल्कि सत्ता से संबंधों पर निर्धारित है। आपके दिलों में डर है लेकिन उम्मीद भी कायम है। मैच फिक्सिंग करने वाले एकाधिकार समूहों के विपरीत छोटे व्यवसायों से लेकर दिग्गज कंपनियों तक कई अद्भुत और ईमानदार भारतीय व्यवसाय हैं, लेकिन आप चुप हैं और एक दमनकारी व्यवस्था को सहन कर रहे हैं। पीयूष बंसल ने महज 22 साल की उम्र में व्यवसाय शुरू किया। वह 2010 में लेंस कार्ड की स्थापना से जुड़े और जिसने आईवीआर सेक्टर को भारत में नया आकार दिया, जो आज हजारों लोगों को रोजगार देता है। हमारे सामने फकीर चंद कोहली की भी मिसाल है। उन्होंने एक प्रबंधक के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की बुनियाद रखी और यह डर पर महत्वाकांक्षा की जीत थी। और IBM और एक्सेंचर जैसी दिग्गजों को उनके अपने क्षेत्र में चुनौती देने का साहस था। मैं पीयूष बंसल या दिवंगत FC कोहली को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं मेरी पसंद से अलग हो सकती हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? युवा पीढ़ी ने टाइनोर, मोबी, मानवर, जोमेटो और पुरानी पीढ़ी से L&T, हल्दीराम, अरविंद आई हॉस्पिटल, इंडिगो, एशियन पेंट्स, HDFC, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, महिंद्रा ऑटो, टाइटन जैसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अनुसंधान किया और नियमों के अनुसार काम करना चुना है। मैंने संभवतः कई अन्य कंपनियों को छोड़ दिया जो इन मापदंडों पर उपयुक्त बैठती हैं, पर आप बात समझ
गए होंगे। मेरी राजनीति हमेशा कमजोर और बेजुबान लोगों की हिफाजत की रही है। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की रक्षा के बारे में महात्मा गांधी के शब्द ही मेरी प्रेरणा है। मुझे मनरेगा एवं भोजन के अधिकार का समर्थन करने और भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध करने की प्रेरणा इसी से मिली। मैं आदिवासियों की मशहूर नियमगिरी के संघर्ष में उनके साथ खड़ा था। मैंने 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष में उनका समर्थन किया। मैंने मणिपुर के लोगों के लिए लोगों के दिल का दर्द सुना। व्यापार की जिस पंक्ति में आप खड़े हैं उसमें आप ही शोषित वंचित हैं, और इसलिए मेरी राजनीति का लक्ष्य अब आपको वह सब दिलाना है जिससे आपको वंचित किया गया है, यानी निष्पक्षता एवं समान अवसर दिलाना। सरकार को दूसरों की कीमत पर बस एक व्यवसाय का समर्थन करने की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती है। सरकारी एजेंसियां व्यापार पर हमला करने और डराने धमकाने का हथियार नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि जो डर और दबाव आप पर बनाया गया है और बड़े पूंजीपतियों पर ट्रांसफर किया जाए। वे बुरे लोग नहीं है, उन्हें भी जगह मिलनी चाहिए जैसे आपको भी है। यह देश हम सभी के लिए है। हमारे बैंकों को सबसे बड़े 100 प्रभावशाली कर्जदारों और उनके एनपीए के प्रति अपनी मुंह को छोड़कर लाभदायक कर्ज देने और निष्पक्ष व्यापार को समर्थन देने वाले तौर तरीकों की खोज करनी चाहिए। हमें राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में सामाजिक दबाव और प्रतिरोध की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मसीहाओं की कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद वह बदलाव हैं जो सभी के लिए धन और रोजगार पैदा करेंगे। मेरा मानना है कि प्रगतिशील भारतीय व्यापार के लिए न्यू डील एक ऐसा सोच है जिसका समय आ गया है। लेखक लोकसभा में, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये राहुल गांधी का आप देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। वक्फ के नाम पर लूट की खुली छूट, ये आप देखते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक भी आया हुआ है, वो जेपीसी के पास विचार के लिए बना हुआ है। पता नहीं ट्रेन और बस की सीट पर रुमाल, बैग आदि रखकर उस पर अपना दावा करने का चलन आज भी है या नहीं, लेकिन यह पता चल गया कि वक्फ बोर्ड आज भी ऐसा कर रहे हैं। वे जिस जमीन संपत्ति को चाहते हैं उस पर नोटिस भेजकर अपना दावा जता देते हैं। इसका ताजा प्रमाण तब फिर मिला जब कर्नाटक के विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर आदि जिलों के किसानों को नोटिस भेजकर कहा गया कि उनकी जमीन अब वक्फ की संपत्ति है। नोटिस भेजे जाने के साथ ही जब किसानों की जमीन का मालिकाना हक बदलने का काम शुरू होने की खबर आई तो उनमें हड़कंप मचा। और आप देखिए, उन्होंने पक्ष विपक्ष के नेताओं से गुहार लगानी शुरू की और इस तरह वक्फ बोर्ड की मनमानी का मामला सामने आया। यह मनमानी किस हद तक थी इसका पता इससे चलता है कि अकेले विजयपुर जिले के होनावदा गांव के किसानों को नोटिस भेजकर उनकी 1500 एकड़ जमीन को वक्फ संपत्ति बता दिया। और जब भाजपा ने इस मामले को तूल दिया तो सरकार हरकत में आई और खुद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि किसानों को भेजे गए नोटिस वापस लिए जाए। अभी क्या रहता है कि देखिए, वक्फ क्या करता है, किसी जमीन पर अपना अधिकार ठोक देता है, क्या दावा कर देता है। अब आप देखते हैं कि अगर आपकी संपत्ति है वो, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी संपत्ति है। वक्फ को नहीं करना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने अगर कहा है तो उनके पास कुछ साक्ष्य है। इसी में तो संशोधन की बात हो रही है। कर्नाटक सरकार की ओर से यह तो कहा गया कि अधिकारियों की गलती से किसानों को नोटिस चले गए, लेकिन इसके बारे में कोई खबर नहीं है कि जिनकी गलती से हजारों किसानों की जमीन को वक्फ की जमीन करार देने की नोटिस जारी किए गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सरकार की ओर से यह भी सफाई दी गई कि होनावदा गांव में केवल 11 एकड़ जमीन वक्फ की है, शेष किसानों की है। लेकिन किसानों का कहना है कि इस 11 एकड़ में से 10 एकड़ जमीन तो वह है जहां वह अपने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। उनका कहना है कि क्या हम अपने खेतों से हाथ धोने के बाद चैन से मर भी नहीं सकते हैं। आरोप है कि वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने वक्फ अधिनियम में बदलाव की पहल को देखते हुए हजारों किसानों को आनन फानन नोटिस भेजकर उनकी जमीन को वक्फ की आप देखते हैं कि जमीन करार देने का काम कराया है। और उनके अधीन काम करने वालों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने मुस्लिम किसानों को भी नोटिस भेज दिए। इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण वाली कई ऐतिहासिक इमारतों को भी वक्फ संपत्ति घोषित करने के नोटिस जारी किए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य के वक्फ बोर्ड ने मनमाने तरीके से किसी अन्य की जमीन, भवन आदि को वक्फ की संपत्ति करार दिया है। वो तमिलनाडु के उस मामले से हर कोई परिचित होगा जिसमें एक गांव की लगभग पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंथोरई गांव में एक 1500 साल पुराने मंदिर है। कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि मंदिर और उसके आसपास की सारी जमीन वक्फ की है। वक्फ बोर्ड के पास अपने इस दावे के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं था,
लेकिन उसने नोटिस जारी कर करीब करीब पूरे गांव पर अपना दावा कर दिया। गांव के लोगों को वक्फ बोर्ड की मनमानी का पता तब चला जब एक किसान ने अपनी जमीन बेचने की पहल की। तब इस मामले की जांच हुई तो वक्फ बोर्ड का दावा फर्जी पाया गया। जांच में यह भी पता चला कि वक्फ बोर्ड ने फर्जी दस्तावेज बना रखे थे। वक्फ बोर्ड की कलई खोलने का काम 1500 साल पुराने मंदिर के शिलालेख ने भी किया। यह सनद रहे कि 1500 साल पहले इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था। वह भारत तो बहुत बाद में आया है इस्लाम। हाल के समय में आप देखिए वक्फ बोर्डों की मनमानी के कई उदाहरण आ चुके हैं। ये दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में देखने को मिले हैं। इसके बाद भी वक्फ अधिनियम में संशोधन की पहल का विरोध हो रहा है। यह विरोध मुस्लिम समुदाय के मजहबी नेता तो कर ही रहे हैं, अधिसंख्य विपक्षी दलों के नेता भी कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं की माने तो मौजूदा वक्फ अधिनियम में कहीं कोई खामी नहीं है, इसलिए उसमें किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि वास्तव में ऐसा ही है तो क्या वे वक्फ अधिनियम की तर्ज पर किसी सनातन भू अधिनियम की पैरवी करेंगे ताकि हिंदू समुदाय भी अपने मठ मंदिरों और उनकी जमीनों की रक्षा कर सके, उनका नियमन कर सके। और न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि सभी समुदाय के लिए वैसा ही अधिनियम होना चाहिए जैसा मुस्लिम समाज के लिए वक्फ अधिनियम है। केंद्र सरकार की ओर से मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन की जो पहल की जा रही है, जिस पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी विचार कर रही है, उसके कामकाज से विपक्षी सांसद बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसी कारण जेपीसी की बैठकों में हंगामा हो रहा है। जेपीसी अध्यक्ष के रवैये से विपक्ष सदस्य इतने खपा हैं कि वे उसका बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। पता नहीं उनको उनकी आपत्ति क्या है। लेकिन यदि वे कर्नाटक के विजयपुरा जिले का मामला सामने आने के बाद भी यह चाहते हैं कि वक्फ कानून में किसी तरह का संशोधन परिवर्तन ना हो, तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। देश जानबूझकर जीती मक्खी नहीं निकल सकता है और इससे इनकार करना खुद को और साथ ही देश को जानबूझकर धोखा देना है। मौजूदा वक्फ कानून में किसी बदलाव की जरूरत नहीं। इस कानून में ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए और जिससे एक और जहां वक्फ बोर्ड मनमानी न कर सके, वहीं दूसरी ओर वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग थमे। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को, अगर कहीं कोई कमियां हैं किसी बोर्ड में तो उसमें सुधार करने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि वक्फ के पास रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन देखी जाती है। ये आप देखिए कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धरामैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। देखिए इस तरह के टॉपिक पर एक बार एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। बाद में कुछ अपडेट होता है तो जरूर आप लोग अपडेट करते रहा करिएगा। जीवन का मंत्र, प्रतिभा ईश्वर से मिलती है तो उसके समक्ष नतमस्तक रहें। ख्याति समाज से मिलती है तो उसके प्रति आभारी रहें, किंतु घमंड अपने भीतर उपजता है तो उसे लेकर सावधान रहें। सही दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समस्या का समाधान निश्चित है। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता, जबकि साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो वह कर सकता है, जबकि अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। इसी राय पर आगे बढ़ते हुए हमें अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं और हम सभी एक सुखद जीवन का सपना देखते हैं, मगर इस सपने को हकीकत में वही बदल पाता है जो सतत प्रयत्नशील रहता है। जीवन वास्तव में एक लक्ष्य है जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना भी है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम खुद एक बेहतर जीवन जिएं और दूसरों के लिए भी बेहतर जीवन निर्वहन में सहायक बने। हालांकि इस मार्ग में कुछ असहजता भी हो सकती है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने यथार्थ ही कहा कि अपनी जिंदगी अपना सुख तो सब जीते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जो अपने सुख के साथ दूसरों के लिए सोचता है, कुछ करता है, तो उसे परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, कुछ सुनना भी पड़ता है। प्रकृति बहुत कुछ देती है किंतु कभी किसी से उसके बदले में कुछ नहीं मांगती है। हमारे पास आप देखिए जो कुछ जिस रूप में हो उससे बिना किसी आकांक्षा के सबको लाभान्वित करें। जब किसी जरूरतमंद की आवाज हम तक पहुंचे तो हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें एक पुण्य कार्य करने के लिए चुना है, अन्यथा वह एक अकेला परमात्मा तो सारी सृष्टि के लिए बहुत है। और हमारा व्यक्तित्व आसमान जैसा होना चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो लोग खरीद ही लेते हैं। यह जीवन का मंत्र है। यही क्या है? जीवन का मंत्र है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। राह दिखाने वाला फैसला, तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार हर निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती केवल इसलिए ऐतिहासिक नहीं है कि यह 9 सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से दिया गया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसने उस समाजवादी
विचार को आईना दिखाया, जिसे सरकारों की रीति नीति का अनिवार्य अंग बनाने का दबाव रहता था। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन समाजवादी वामपंथी सोच वालों के लिए भी झटका है जो यह माहौल बनाने में लगे हुए थे कि देश में गरीबी और असमानता तभी दूर हो सकती है जब सरकार संपत्ति का पुनर्वितरण करने में सक्षम हो और उसे यह अधिकार मिले कि वह किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सरकार एक हद तक ही ऐसा कर सकती है। अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से यह रेखांकित कर दिया कि आपातकाल के समय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म के साथ समाजवाद सब जोड़कर भारतीय शासन व्यवस्था में समाजवादी तौर तरीके अपनाने पर का जो काम किया गया था वह निरर्थक था। अच्छा हो कि इस निरर्थकता को वे लोग भी समझे जो संपत्ति के सृजन से अधिक अहमियत उसका पुनर्वितरण करने पर देते हैं। यह देश को समृद्धि की ओर ले जाने का रास्ता नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया भर का अनुभव यही बताता है कि जिन देशों ने अपने लोगों की भलाई के नाम पर अतिवादी समाजवादी तौर तरीके अपनाए भी आर्थिक रूप से कठिनाइयों से ही घिरे रहे। आप देखिए, निजी संपत्ति संबंधी सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने करीब 4 दशक पुराने उस फैसले को खारिज करने का काम किया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करने की आवश्यकता भी समझी कि उक्त फैसला एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। उसने यह भी रेखांकित किया कि पिछले कुछ दशकों में गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से ही भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह पता चल रहा है कि देश को किसी विशेष प्रकार के आर्थिक दर्शन के दायरे में रखना ठीक नहीं है और आर्थिक तौर तरीके ऐसे होने चाहिए जिसमें एक विकासशील देश के रूप में भारत उभरती चुनौतियों का सामना कर सके। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निजी संपत्ति के मामले में अब इसे लेकर कोई संशय नहीं रहेगा कि क्या समुदाय का संसाधन और क्या नहीं है। कोई भी देश हो उसे अपना आर्थिक दर्शन देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से अपनाना चाहिए, ना इस हिसाब से कि पुरानी परिपाटी क्या कहती है। समय के साथ बदलाव की प्रगति का आधार है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार को मजबूती प्रदान की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पहले आप देखेंगे संपत्ति का जो अधिकार हुआ करता था वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अनुच्छेद आप देखिए 301 को अब आप लोग पढ़ेंगे तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1978 में, इसके द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले क्या रहता था कि कोई परियोजना चल रही है सरकार की, उसमें किसी की जमीन पड़ गई तो वो जमीन नहीं देता था अपना, और क्या कोर्ट चला जाता था और अपने मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर, और वो प्रोजेक्ट जो होता था, परियोजना होती थी, वो अधर में लटक जाती थी। अब देखते हैं कि कानूनी अधिकार बन गया, यानी कि आपकी जमीन अगर पड़ रही है कहीं किसी प्रोजेक्ट में तो आपकी जमीन ली जाएगी भाई, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आपको मुआवजा दिया जाएगा बस। सड़क दुर्घटनाओं का दंश, तो आप देखिए उत्तराखंड में नियमित अंतराल पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने सुरक्षित सफर की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया और हर दुर्घटना के बाद जांच की जाती है, लेकिन इसके बाद क्या कार्रवाई हुई और किस तरह के सुधार किए गए इसे लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है। ताजा मामला गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की बस के अल्मोड़ा में दुर्घटनाग्रस्त होने का है और दुर्घटना में 36 यात्रियों की मृत्यु हुई जबकि 27 घायल हुए। दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर पौड़ी और अल्मोड़ा के ARTO प्रवर्तन को निलंबित कर दिया गया। परिवहन विभाग अपने स्तर पर दुर्घटना की जांच कर रहा है। दुर्घटना होने के बाद जांच होना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में आवश्यक है कि सड़क वाहन संचालन समेत अन्य सभी व्यवसायों को किस तरह इतना आप देखिए प्रभावी बनाया जा सके जिससे दुर्घटना की आशंका नगण्य हो जाए। ऐसे मामले भी सामने आए हैं और जिसमें चालक को आराम नहीं मिलना दुर्घटना का कारण रहा है। वाहन चालक के घंटे तय होने के बावजूद इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वाहन की फिटनेस को लेकर भी गंभीरता नहीं बरती जाती। निजी परिवहन कंपनियों की बात तो दूर है, सरकारी विभागों में भी वाहन की फिटनेस को लेकर लापरवाही बरतने के मामले सामने आए हैं। सड़कों का खस्ता हाल होना भी दुर्घटनाओं के लिए खुला आमंत्रण है। ऐसे में वाहनों का संचालन जोखिमपूर्ण बना रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों की एक विडंबना यह भी है कि यहाँ गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक आप देखते हैं एक तरफ खाई और दूसरी तरफ चट्टान है। यहाँ वाहन चालक का अधिक अनुशासित एवं पहाड़ की स्थितियों के अनुरूप दक्ष होना आवश्यक है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन को संबंधित विभागों में समन्वय बनाकर प्रभावी योजना लागू करनी होगी। एक दुर्घटना कई घरों में अंधेरा कर देती है, इससे बचने को भरसक प्रयास करने होंगे। देखिए ये उत्तराखंड है,
ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल कौन है, चलिए बताइए आप लोग। जैव विविधता का संरक्षण संभव, तो हाल में 16वां जैव विविधता सम्मेलन कोलंबिया के काली शहर में आयोजित किया गया। ये जरूर याद रखिए, पूछ लेगा डायरेक्ट ही प्रीलिम्स में। सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण न्याय और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में आदिवासी और स्थानीय समुदायों की भूमिका पर विमर्श हुआ है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हर साल तापमान नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है और हर दिन हम कई प्रजातियों को खो रहे हैं और हर मिनट हम प्लास्टिक कचरे से भरे कूड़े के ट्रक समुद्रों, नदियों, झीलों में डाल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है, जिसमें पौधों, जानवरों, कवक और सूक्ष्म जीवों की सभी प्रजातियां शामिल हैं। जैव विविधता का स्तर यह बताता है कि पृथ्वी पर जीवन किस स्थिति में है। यदि जैव विविधता घट रही है तो यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन और पर्यावरणीय समस्याओं का संकेतक होता है, जो सभी जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। आज स्थिति यह है कि भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि क्षरण, वनों की कटाई, प्रदूषण, महासागरीय अम्लीकरण, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार एवं तस्करी तथा संसाधनों के भारी दोहन के कारण अनेक प्रजातियां खतरे में हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पिछले 40 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में औसतन 60% की गिरावट दर्ज की गई है। जैव विविधता पर यह खतरा मानव कल्याण और सतत विकास के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है, जिससे परिस्थिति तंत्र सेवाओं की उपलब्धता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गौरतलब है कि जैव विविधता की खाद्य आपूर्ति, परागण, कीट नियंत्रण और औषधीय उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के रूप में अपनी महत्ता है। प्राकृतिक वनस्पति से व्यापक लाभ प्राप्त होते हैं, जिसका मापन करना और उसे मूल्य देना मुश्किल है। जैव विविधता का संरक्षण न केवल मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं से विघटित हुए पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः संतुलित करने में भी सहायक है। जीवों की विविध प्रजातियां एक दूसरे के अस्तित्व को संतुलित रखती हैं और जिससे जीवन चक्र और खाद्य श्रृंखला स्थिर बनी रहती है। यदि जैव विविधता का ह्रास होता रहा तो इससे परिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो सकता है और जिसका दंश मानव समाज को झेलना पड़ेगा। जैव विविधता पर आयोजित सम्मेलनों की सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि सामूहिक रूप से इसके संरक्षण के निमित्त धरातल पर हम कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और देखिए, इस तरह का कोई सम्मेलन कहीं होता है तो कहाँ हो रहा है ये भी याद रखिएगा। उसमें कौन कौन भाग ले रहा है, कौन कौन फैसले लिए जा रहे हैं, ये सब जरूर याद रखा करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप देखिए हवाई यात्राओं को बाधित करने का खेल। आजकल जो धमकियां दी जा रही है ना बम से उड़ाने की, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कहा जाता है कि किसी व्यवस्था का चौपट करना हो तो सिर्फ एक सिरफिरा इंसान ही आसानी से ऐसा कर सकता है। और इस साल अक्टूबर माह के मध्य से अब तक ज्यादातर देसी और कुछ विदेशी एयरलाइंस के विमानों को बम से उड़ाने की जो सैकड़ों फर्जी धमकियां मिली हैं, उनके मामले में कहा जा सकता है कि यह अराजकता चंद लोगों ने ही फैलाई है। विमानों और रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से पकड़ में आए एक शख्स के बारे में दावा है कि उसने अकेले दम पर 300 से ज्यादा विमानों के बारे में यह धमकी दी और जिसके असर से कई उड़ानों में भारी विलंब हुआ और तो कई रद्द भी करनी पड़ी, कई यात्राएं। एक बात आप लोग नॉर्मल समझिए, धमकी दी जाती है, भली वो फर्जी है, लेकिन उसकी जांच पड़ताल किए बिना हम लोग रोक नहीं सकते अपने आप को। एयरलाइंस, ये आप देखिए एयरलाइंस कंपनियों पर इन फर्जी धमकियों का आर्थिक बोझ पड़ा है, तो उधर सवाल पैदा हुआ कि आखिर हमारा देश ऐसी धमकियों से सख्ती के साथ क्यों नहीं निपट पा रहा है। और वैसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने बम की धमकियों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उड्डयन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत एजेंसियां तय करेंगी कि खासतौर से इंटरनेट मीडिया पर जारी किए गए इन फर्जी अफवाहों से किन्हें गंभीरता से लिया जाए। और यह विचार इस आधार पर भी किया जाएगा कि क्या विमान में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है या नहीं, और जिस विमान के बारे में धमकी मिली है उसकी यात्रा का क्या भू राजनीतिक महत्व है। जैसे अमेरिका जा रहे विमान के बारे में मिली ऐसी धमकी को बेहद गंभीर माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में बॉम्ब थ्रेट
असेसमेंट कमेटी संबंधित एयरपोर्ट को अलर्ट कर सकती है। वहां बम की जांच के तुरंत प्रबंधन किए जाएंगे और जांच से संतुष्ट होने पर ही विमान को रवाना किया जाएगा। आजकल आप देखिए क्या है ना कि फर्जी अकाउंट बनाना, फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टा हो, या आप देखते हैं कि टेलीग्राम हो, या आप देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसे ट्विटर, जिसे एक्स के नाम से जानते हैं, बड़ा आसान है। कोई भी फर्जी अकाउंट बना लेता है, धमकी दे देता है। कम से कम वेरीफाई हो, वो आप देखते हैं कि आधार से मुझे लगता है कि कनेक्ट कुछ होना चाहिए कि अगर कोई दे रहा है तो तुरंत उसकी जांच हो, उसे पकड़ कर उसका कार्रवाई की जाए। तो ये कोई नियम कानून होना चाहिए। अभी बैंक खाते से खुलवाना आसान खाता है, खोलना कौन सा, ये डिजिटल जो भी सोशल मीडिया का है। धमकी के पीछे भारत विरोधी संगठन। तो कनाडा में कुछ अतिवादी संगठनों की भारत विरोधी सक्रियता को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को लगातार मिल रही बम की धमकियों को पीछे उनका हाथ हो सकता है। आतंकी गुरुवत सिंह पन्नू ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने के उद्देश्य से 1 से लेकर 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया के बहिष्कार तक का ऐलान कर रखा है। मामला इतना भर नहीं है कि विमान कंपनियों को बम की धमकी मिलने से उड़ानें अव्यवस्थित हो जाती हैं और यात्रियों को जांच पूरी होने तक विलंब समेत दूसरी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इन धमकियों को एक बड़ी साजिश से जोड़कर देखने की जरूरत है, क्योंकि यह गतिविधि देश के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को संदिग्ध ठहराने की कोशिश के तहत सुनियोजित ढंग से की जा रही है। और आप देखते हैं कि इन कोशिशों को विमान कंपनियों भारत के खिलाफ पैदा किया गया आर्थिक आतंकवाद भी कहा जा सकता है। विशेष तथ्य है कि अक्टूबर मध्य से दिसंबर तक भारत में त्योहारी सीजन रहता है। ऐसे दौर में विमान और रेल सेवा में भारी बुकिंग होती है और हाल का आंकड़ा यह है कि देश के अंदर विमान यात्राओं की बुकिंग अक्टूबर में करीब 60% बढ़ गई है। भारत में थाईलैंड और जॉर्जिया आदि देशों के मामले में तो इसमें 70 से 80% तक उछाल आया है। बात सिर्फ आप देखिए त्योहारी सीजन की नहीं है, पढ़ाई, कारोबार उद्देश्यों से भी दुनिया भर में विमान यात्राओं एवं अनिवार्य जरूरत बन गई है। ऐसे में बम की फर्जी धमकी यात्रियों में भय पैदा करती है। साथ ही भारी मांग वाले दिनों में विमान कंपनियों पर सुरक्षा जांच उड़ानों को व्यवस्थित बनाने के लिए अत्यधिक दबाव पैदा करती है। और यही नहीं, विमानों की सुरक्षा के नजरिए से धमकी की सूरत में उड़ान को वापस बुलाने और उसकी पुख्ता जांच करने और विमान को दोबारा रवाना करने आदि के कारण किए जाने वाले प्रबंधों के चलते हर एक धमकी पर 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ विमान कंपनी पर पड़ता है। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर उड़ान भर रहे विमान 2 घंटे के अंदर फर्जी धमकी के कारण वापस बुलाना पड़ता है तो विमान से 100 टन तेल व्यर्थ बहाना पड़ता है ताकि विमान को एयरपोर्ट पर उतारने लायक हल्का बनाया जा सके। और इसमें 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा अकारण लैंडिंग की वजह से विमान की पार्किंग की शुल्क, यात्रियों और चालक दल के सदस्यों क्रू को होटल में ठहराने, देरी के कारण यात्रियों की दूसरी उड़ान छूट जाने की स्थिति में खर्च की भरपाई करने और विमान तल पर मौजूद कर्मचारियों के अतिरिक्त सेवाओं के भुगतान के खर्चों का दबाव भी एयरलाइंस पर पड़ता है और जो 2 करोड़ रुपए तक हो सकता है। और हाल की घटनाओं में एयर इंडिया, आकाशा एयर, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर, एलायंस एयर आदि को ऐसी धमकियां दी गई हैं। इनमें से ज्यादातर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पूर्व में ट्विटर और ईमेल से भेजी गई हैं, जबकि कुछ धमकियां विमानों के शौचालयों में लिखी मिली हैं। इस कारण घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को वापस मूल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने और उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे यात्रियों में भय पैदा हुआ, उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ, बम स्क्वाड की तुरंत फौरत तैनाती करनी पड़ी और राजस्व का भारी नुकसान भी झेलना पड़ा। क्या है समस्या का समाधान? अब देखिए, ये सब समस्याएं तो हैं, लेकिन इनका समाधान क्या उससे हो सकता है, ये भी तो होना चाहिए। तो सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों के मुताबिक विमान में बम होने की फर्जी धमकी देने के मामले में पकड़े हुए व्यक्ति को नो फ्लाई जोन में डालकर आजीवन विमान यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन भैया, ये पर्याप्त नहीं है। अब उसे जो फर्जी बना के कहीं से कुछ दे रहा है धमकी, वो तो वैसे भी नहीं कर पाएगा। आप देखते हैं सरकार इसके लिए आप देखते हैं कि नियम बना रही है। इसी वर्ष जून में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने भी केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव दिया था कि इस किस्म की हरकतों में शामिल लोगों को नो फ्लाई जोन में डाला जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई ठोस कानूनी प्रावधान नहीं लागू है। और इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि बम की धमकी देने वालों की धरपकड़ काफी मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे लोग इंटरनेट मीडिया अथवा मोबाइल फोन से धमकी देने के लिए जिस VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अथवा डार्क वेब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इनमें शामिल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन के IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का पता लगाना मुश्किल होता है। और क्या होता है? मुश्किल होता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर विदेशी जांच एजेंसियों को शामिल करना पड़ता है, तब कहीं जाकर IP एड्रेस का पता चल जाता है। जिससे हाल ही में भारतीय विमान कंपनियों को बम की धमकी के जो संदेश इंटरनेट मीडिया, एक्स प्लेटफॉर्म और मोबाइल से भेजे गए, व्यापक पड़ताल के बाद उनके IP एड्रेस ब्रिटेन और जर्मनी में पाए गए।
और उल्लेखनीय है कि आईपी एड्रेस किसी डिवाइस या नेटवर्क की पहचान करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अनोखा नंबर होता है। यह एक प्रकार से इंटरनेट पर संचार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का ऑनलाइन पता होता है और इसकी जानकारी होने पर अलग अलग कंप्यूटर, राउटर और वेबसाइटों के बीच अंतर करना आसान हो जाता है। पिछले साल घरेलू उड़ानों में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विमान यात्रा की थी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम हर दूसरे विमान को ऐसी धमकियां मिलने का क्या परिणाम होगा। इससे हमारा पर्यटन उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। अब चूंकि बम की धमकी वाले मामलों में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, कोई मानक संचालन प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल भी नहीं है, इसलिए इनसे निपटना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इस विषय में सख्त कानून बनाएं, कड़े दंड का प्रावधान करें और व्यापक निगरानी रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेते हुए खुफिया नेटवर्क का विस्तार करें। खासतौर से डार्क वेब और बीपीएन जैसी तकनीकी की पड़ताल जरूरी है ताकि समस्या का जल्दी निराकरण भी हो सके। एक डार्क वेब से बड़ी चुनौती तो विमानों की फर्जी धमकी भेजने वालों में एक बड़ी भूमिका डार्क वेब की है। यह इंटरनेट के अंधेरे वाले पहलू से जुड़ती है जहां तमाम तरह की अवैध गतिविधियां चलती रहती हैं। हथियारों और नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त, सट्टेबाजी, यौन उत्पीड़न, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली करेंसी, मानव तस्करी और गैर कानूनी तरीके से संचालित होने वाली क्रिप्टो करेंसी के कारोबार जैसे तमाम अवैध धंधे डार्क वेब के जरिए संचालित होते रहते हैं और पुलिस प्रशासन को इनकी भनक तक नहीं लगती है। माना जाता है कि जो सरफेस इंटरनेट हमें वेबसाइट और इंटरनेट मीडिया और मैसेजिंग ऐप आदि के माध्यम से दिखाई देता है, उससे 20 गुनी बड़ी दुनिया डार्क वेब के रूप में इंटरनेट के इसी अंधेरे साम्राज्य में छिपी हुई है। इंटरनेट के आविष्कार के साथ डार्क नेट शब्द को इंटरनेट की सुरक्षा के उद्देश्यों से उस समय प्रचलित अर्पानेट ने पृथक एक नई धारा के इंटरनेट के रूप में चर्चा मिली थी। पर उस दौर में जब अर्पानेट ही मुख्य धारा का इंटरनेट बन गया तो डार्क नेट की पहचान ऐसे इंटरनेट के रूप में होने लगी जिसे आसानी से खोजा ना जा सके। इस मान्यता को स्थापित करने के लिए इंटरनेट की खुफिया दुनिया को डार्क वेब कहा जाने लगा। 2015 में इंटरनेट के खतरों पर नजर रखने वाली फॉरम रिकॉर्डेड फ्यूचर ने इंटरनेट और डार्क वेब के बीच संबंधों की पड़ताल करते हुए एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया था कि डार्क वेब के तहत आरंभ में ऐसे इंटरनेट लिंक यूआरएल विकसित किए जाते हैं जिन पर आसानी से कोई भी कुछ कोड या सामग्री डाल सके, अपलोड कर सके, लेकिन मकसद पूरा होने के बाद ये लिंक गायब हो जाते हैं। इससे डार्क वेब पर संपन्न हुए मसौदा की छानबीन नहीं हो पाती है और यही वजह है कि डार्क वेब दुनिया भर की आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है। बाकी आप लोग क्या सुझाव देते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप लोग बता सकते हैं। राजनीति की बातें हो रही, देखना हो तो देख सकते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में प्रकृति को सहेजने का लोक पर्व, इस छठ पूजा की बात हो रही है। बिहार से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ ज्यादा मनाया जाता है। भारत पर्वों का देश कहा जाता है। यहाँ एक पर्व बीतता नहीं है कि अगला उपस्थित हो जाता है। भारतीय पर्वों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी न किसी आस्था से प्रेरित होते हैं। अधिकाधिक पर्व अपने साथ किसी न किसी व्रत अथवा पूजा का संयोजन किए हुए हैं। ऐसे ही पर्वों की कड़ी में पूर्वी भारत में सुप्रसिद्ध छठ पूजा का नाम भी प्रमुख रूप से आता है। दीपावली बीतने के बाद देश में छठ का वातावरण बन चुका होता है। लोक मान्यता के अनुसार छठ की आराध्य देवी छठ मैया है। वही देवता के रूप में इस पर्व में सूर्य की प्रतिष्ठा है। चाहे जिन देवी देवताओं की आराधना को माध्यम बनाए, परंतु वास्तव में यह पर्व अपने मूल रूप में प्रकृति पूजन एवं संरक्षण की सनातन दृष्टि का ही संबंध करता है। विचार करें तो इस अखिल ब्रह्मांड में जहां सूर्य स्वयं प्रकृति का एक अंग है, वहीं इस धरती पर अवस्थित प्राकृतिक संपदाओं के पोषक पिता भी है। सूर्य की उपासना ही वह बिंदु है जहां से छठ पर्व की प्रकृति से जुड़ाव स्थापित हो जाता है और इस पर्व के विविध पक्षों में प्रकृति के महत्व और उपयोगिता का संदेश विद्यमान है। प्रसाद से लेकर इसके पूजा विधान तक सब कुछ प्रकृतिमय ही होता है। छठ के प्रसाद के रूप में लगभग सभी प्रमुख फल प्रयुक्त होते हैं। सुथनी, शरीफा, गागर जैसे कितने अल्प पिछले फल तक इसमें चढ़ाए जाते हैं। गन्ना भी इसका एक आवश्यक प्रसाद होता है और विशेष बात यह है कि इस प्रसाद को चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पात्र जैसे कि सूप, डलिया आदि भी बांस से बने होते हैं। इन सब वस्तुओं के माध्यम से यह पर्व मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने और प्रकृति से प्रेम करना सिखाने का पर्यटन करता है और इसकी पूजा पद्धति भी अन्य पूजाओं से हटकर है। छठ की पूजा मंदिर के बजाय किसी नदी या पोखरे के किनारे प्रकृति की खुली गोद में बैठकर संपन्न होती है। जाहिर है कि सामूहिकता का उत्सव होता है और खास बात यह है कि इस पूजा में समाज में व्याप्त बड़े छोटे के सब भेदभाव मिट जाते हैं। प्रकृति की छाया में सभी मनुष्य एक समान धरातल पर खड़े नजर आते हैं। सामाजिक समानता की यह भावना छठ पूजा को मानव कल्याण के धरातल पर बहुत ऊपर प्रतिष्ठित करती है। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्पित किया जाना छठ का सबसे आवश्यक नियम है।
वहीं जल की वर्तमान स्थिति को देखें तो आज मानव द्वारा अपने अबाध स्वार्थों की पूर्ति के लिए किए जा रहे अंधाधुंध प्राकृतिक दोहन ने जल का संकट भी खड़ा कर दिया। जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों से पोषित होकर उपजे अन्न और फल का प्रसाद उन्हें अर्ध रूप में अर्पित करने के पीछे संभवतः यही भाव है कि प्रकृति से सिर्फ लिया ही नहीं जाता, वरन उसको देने का संस्कार भी मनुष्य को सीखने की जरूरत है। केवल लेते रहने से एक दिन प्रकृति अपने हाथ समेट लेगी, तब मनुष्य के लिए कोई उपाय नहीं रहेगा। और सामान्यतः लोग उदय सूर्य को श्रेष्ठ मानते हुए उसकी आराधना करते हैं। इसी की प्रेरणा से उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, जैसे कहावत भी समाज में प्रचलित है। किंतु छठ पर्व इस मान्यता को चुनौती देती है और इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पहले अर्घ डूबते हुए सूरज को दिया जाता है, जिसका संदेश साफ है कि जो आज डूब रहा है उसकी अवहेलना मत कीजिए, अपितु सम्मान के साथ उसे विदा कीजिए, क्योंकि कल वही जरा अलग ढंग के साथ पुनः उदित होता है। वस्तुतः छठ का यह अर्घ विधान अतीत के सम्मान और भविष्य के स्वागत का संदेश देने की भावना से पुष्ट है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति के मूल में ही प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना निहित रही है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नदी, वृक्षों, पर्वतों आदि का मानवीकरण करते हुए उनमें जीवन की प्रतिष्ठा की गई है। नदियों को माता कहने से लेकर पेड़ और पहाड़ का पूजन करने की भारतीय परंपराएं हमारी संस्कृति के प्रकृति प्रेमी चरित्र की ही सूचक हैं। संभवतः हमारे पूर्वज भविष्य में मनुष्य द्वारा प्रकृति की निरादर के प्रति आशंकित थे और इसलिए उन्होंने इसका धर्म से जोड़ दिया, ताकि लोग धार्मिक विधानों में बंद कर ही रहे सही प्रकृति का सम्मान एवं संरक्षण करते रहें। छठ से लेकर कुंभ जैसे पर्व हमारे पूर्वजों की इसी दृष्टि का परिणाम प्रतीत होते हैं और अपने निर्धारित उद्देश्य को न्यूनाधिक रूप से साधते भी आ रहे हैं। अतः आप देखिए, कथित विकास के वेग में प्रकृति की उपेक्षा करता आज का मनुष्य छठ जैसे पर्वों में निहित प्रकृति से प्रेम के संदेश को यदि सही प्रकार से समझ ले तो यह धरती सबकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अनंत काल तक जीवन योग्य रह सकती है। ये त्योहार रहते हैं, एकता के प्रतीक रहते हैं। एक तरह से ये प्रकृति को बचाने के लिए एक तरह से उन्हें संरक्षित करने के जागरूक भी करते हैं। अब आप सोचिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो पीपल में, कोई कहता है भूत रहता है, कोई कहता है देवता का निवास है वहां, लेकिन आप देखते हैं कि कहते हैं पीपल ऑक्सीजन 24 घंटे देता है। तो मुझे लगता है कि चाहे साइंस की दृष्टि से देखिए, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखिए, उस पेड़ को बचाने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। कोई इसलिए बचाए कि उसमें ऑक्सीजन 24 घंटे देता है, कोई इसलिए बचाए कि वो धार्मिक है इसलिए। इसी तरह बरगद का पेड़, इस तरह आप देखिए और भी पेड़ होते हैं, नदी हो गए, तालाब हो गए, कुएं हो गए, सबका अपना महत्व भी है। और आदिवासियों को देखिए, अभी मैं कहता हूँ उनकी संस्कृति, कभी मैं अपने यहाँ जाता हूँ तो देखता हूँ वो पेड़ों को अभी भी सहेज के रखते हैं और मुझे लगता है कि वो उससे आप देखते हैं अपना जीवन यापन भी कर लेते हैं आसानी से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।